चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी और उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल थे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो हमने कंसीडर किए थे, वो हमने पढ़े थे। और उसके साथ ही हमने लीनियर अलजेब्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम भी प्रूफ की थी। ओके, आज इस लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, linear transformation obtained after multiplying some scalar multiplication, like, and composition of two linear transformations. Okay, और इसके साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर कलेक्शन करें फ्रॉम V to W, ओके, तो वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, और फिर उसकी डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Let V and W are two vector spaces over a field of, ओके, पूरे लेक्चर के दौरान हम ये कंसीडर करके चलेंगे V और W के हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर सेम फील्ड ऑफ। ओके, देन मैं थ्योरम से ये प्रूफ दिखा रहा हूं कि let T and U are from V to W are two linear transformations then the function T plus U from V to W डिफाइन कैसे होगा? डिफाइन बाय अल्फा के ऊपर कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? टी अल्फा प्लस यू अल्फा, वेयर अल्फा कम्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस V. ओके, दिस फंक्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन and for any scalar C belong to field, the function Ct from V to W defined by, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? C T alpha, ओके, वेयर अल्फा कम्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस V. ये फंक्शन भी क्या होगा हमारे पास? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम V to W. ओके, ये दो हम प्रूफ करने वाले हैं कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन obtained after some multiplying some scalar, वो भी क्या होगी हमारे पास? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, और साथ में ही इसके हम ये भी प्रूफ करने वाले हैं कि द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V to W, लेट इट डिनोट बाय, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? अल V से, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W और टुगेदर विद वेक्टर स्पेस। ये अगर बनेगा तो कुछ वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशंस होने चाहिए ना, वो क्या होंगे? टुगेदर विद
Scalar multiplication defined by above. ओके, इन दो वेक्टर स्पेस ये जो हमने डिफाइन किया ना, क्योंकि टी और यू कहाँ से आ रहे हैं, इस सेट से आ रहे हैं ना, उसके ऊपर हमने वेक्टर इनका एडिशन किस तरीके से डिफाइन किया है, 2 + u एट अल्फा इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। ओके, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर, वो किस तरीके से डिफाइन किया है, सी बिलोंग टू एफ, सी टी किस तरीके से होगा, टी कहाँ से आ रहा है हमारा, इस सेट से आ रहा है ना ये वेक्टर, तो सी टी किस तरीके से डिफाइन किया है, इस तरीके से डिफाइन किया है। ओके, और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये टी प्लस यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सी टी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो दोनों जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो वेल डिफाइन हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस में चले जाएंगे, इस सेट में चले जाएंगे। ओके, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे वेल डिफाइन ऑपरेशंस। ओके, अब इज ए वेक्टर ओवर। ओके, ये बात क्लियर है ना, क्या प्रूफ करने वाले हैं, क्लियर है ना। ओ, चलो प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो टी प्लस यू को हमें किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना होता है किसी फंक्शन को, तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं, डी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, और डी क्या होता है हमारा स्केलर होता है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है ना, डी अल्फा प्लस टी बीटा। ओके, तो टी प्लस यू को अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो किस तरीके से करेंगे, फॉर एनी स्केलर डी बिलोंग टू फील्ड एंड वेक्टर्स अल्फा बीटा बिलोंग टू वी, वी है टी प्लस यू एट डी अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, अब इसको एडिशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, ये किस तरीके से ओपन होगा, इस इस तरीके से डिफाइन किया ना हमने एडिशन को, और क्योंकि टी और यू के हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, और क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो ये कम्यूट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, टी अल्फा और यू अल्फा, ओके, प्लस टी बीटा और यू बीटा। ओके, और यहां से ये किसके इक्वल होगा, ये एडिशन है ना हमारा, तो ये किसके इक्वल आएगा, टी प्लस यू एट अल्फा प्लस टी प्लस यू एट बीटा। ओके, तो टी प्लस यू क्या हो गया हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो सी टी है ये भी क्या होगी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो सिमिलरली क्या होगा ना, डी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, किस तरीके से डिफाइन किया हमने इसको, सी टी डी अल्फा प्लस बीटा से डिफाइन इस तरीके से किया ना मैंने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर हमारा, तो सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी टी इस तरीके से डिफाइन किया ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, और क्योंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, टी टी अल्फा प्लस टी बीटा। ओके, और क्योंकि ये स्केलर्स हैं ये कम्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके, दैट इज
ओके, दोनों हमारे क्या होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। अब इस सेट के ऊपर ये एज ए वेक्टर एडिशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, ये जो हमारा सेट है ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, इसके ऊपर मैं ये हमारा वेक्टर एडिशन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा। तो इसके लिए क्या हमने ये वेल डिफाइन तो प्रूफ कर दिए। अब वेक्टर स्पेस के लिए बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज जो हैं, वो काफी इजी है, काफी ट्रिवियल है उनको प्रूफ करना। ओके, तो मैं उसको एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ओके, काफी इजी है। जैसे कि अगर आपको कम्यूटेटिविटी अगर आपको चेक करनी है तो क्या आपको प्रूफ क्या करना होता है, टी प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस टी फॉर ऑल टी यू बिलोंग टू अल टी डब्ल्यू। अब ये कैसे डिफाइन है, टी प्लस यू 8 अल्फा पे टी अल्फा प्लस यू अल्फा, बट ये दो वेक्टर हैं वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के। तो वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के अगर ये वेक्टर हैं तो ये कम्यूट कर सकते हैं ना, और ये किसके इक्वल आएगा, यू प्लस टी अल्फा के फॉर ऑल अल्फा। ओके, फॉर ऑल अल्फा हो गया तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और जो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर है फॉर दिस स्पेस, जीरो वेक्टर क्या होगा इसका, जो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, वो इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अल्फा पुट करोगे ये क्या आना चाहिए, टी अल्फा के इक्वल आना चाहिए ना, टी प्लस ओ इज इक्वल टू टी, टी आना चाहिए फॉर ऑल टी बिलोंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। इस तरीके का हमें चाहिए होता है ना एक वेक्टर, तो वो जो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारी, वो जीरो वेक्टर का काम करेगी फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ओके, किस तरीके से, क्योंकि ये क्या है टी अल्फा प्लस ओ अल्फा, बट ओ अल्फा सॉरी ये जीरो अल्फा क्या होता है, जीरो पे मैप करता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, टी अल्फा आ जाएगा ना फॉर ऑल अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी प्लस ओ इज इक्वल टू टी। ओके, तो इस तरीके से बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इजी है इनको चेक करना। ओके, चलिए, अब ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है एल वी डब्ल्यू, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, फाइनाइट डायमेंशनल या इनफाइनाइट डायमेंशनल। ओके, तो मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं, अगर हमारे v और जो w जो वेक्टर स्पेस हैं, अगर दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं, तो ये जो हमारा स्पेस होगा एल वी डब्ल्यू, ये भी क्या होगा हमारा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ओके, यहां तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी प्रकार की। ओके, let v is a undimensional vector space over F, and W is a undimensional vector space over same field F. Then the vector space ये भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, एंड डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस किसके इक्वल होगी, अमन के।
ओके, चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए अब क्योंकि ये किसका स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ना, तो हमें एक ऐसा बेसिस कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें अमन वेक्टर्स होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि हमारे पास अमन अलाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी और जो क्या करेगी, स्पेन करेगी इस वेक्टर स्पेस को। ओके, तो उस तरीके का हमें क्या करना है, बेसिस कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, चलिए पहले मैं आइडिया दे देता हूँ इसका। ओके, छोटा सा, उसके बाद में हम इन जनरल अमन के लिए हम प्रूव करेंगे। ओके, सपोज करो कि डायमेंशन ऑफ वी आपके पास है 2 एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है आपके पास 3। मान लो कि बीटा इज इक्वल टू आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा डैश इसका आपके पास बेसिस है। ओके, ये वी का बेसिस है और ये डब्ल्यू का बेसिस है। ओके, तो अब देखो अमन, यहां हमें क्या प्रूफ करना है, जो अल वी डब्ल्यू होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, 6 होगी ना, क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 इसकी 2 है, तो 6 होगी। तो एक आप चीज अगर आप नोटिस करोगे, अम अन यानी कि हर एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग और यहां हर एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो इस तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी वो कितनी आएंगी, 6 आएगी ना, क्योंकि एक के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे यहाँ 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और फिर इसके अकॉर्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 3, तो यानी कि मेरे पास टोटल 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। ओके, तो यानी कि हर एक वेक्टर, दोनों के हर एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ये देखो, सपोज करो आप, पहले ये कल हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी ना कि अगर हमें बेसिस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो पूरे वेक्टर स्पेस में हमें उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो यूनिक होगी। ओके, कल हमने ये पढ़ा था। तो देखो अल्फा 1 पे मैं E11 हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, डिफाइन, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, अल्फा 1 जो मेरा वेक्टर है उसको मैं किस पे मैप करवा रहा हूँ, बीटा 1 पे, और बाकी जो बेसिस के एलिमेंट है यानी कि अल्फा 2 है उसको मैं जीरो वेक्टर पे मैप करवा रहा हूँ। ओके, तो इस ये जो बेसिस के ऊपर हमारी इसकी इमेज गिवन है, तो ये एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी ना, बाय थ्योरम 1 जो हमने कल के लेक्चर में हमने किया था। ओके, ये बात क्लियर है? ओके, चलो, तो इस तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्ट कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके की हर एक वेक्टर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा 1 के लिए डिफाइन हो गई और एक बीटा 1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, E21 डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम V टू W, इस तरीके से अल्फा 1 को किस पे छोड़ेगा, बीटा 2 पे, और E21 अल्फा 2 को किस पे मैप करेगा, 0 पे मैप करेगा। ओके, तो ये भी एक मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस तरीके से मैं E31 भी डिफाइन कर लेता हूँ। आपको रीजन पता चलेगा इसका कि इस तरीके से ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा आपको जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वहां से आपको रीजन पता चलेगा कि हाँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, अल्फा 1 को डिफाइन करो आप बीटा 3, और यहाँ अल्फा 2 को मैप करेगी जीरो वेक्टर पे। ओके, और इसी तरीके से ये बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 के लिए आ गया ना। अब अल्फा 1 के लिए मैं जीरो पे मैप करूंगा और अल्फा 2 को मैं बीटा 1 पे मैप कराऊंगा। इस तरीके से मैं एक और कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, 1 2, जो अल्फा 1 को मैप करेगी जीरो वेक्टर पे, और E12 अल्फा 2 को मैप करेगी बीटा 1 मैप, इसके ऊपर मैप करेगी। ओके, तो इस तरीके से मैं एक और कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, और लास्ट वन, सॉरी यहाँ बीटा 2, और इसको अल्फा 1 किस पे मैप करेगा, जीरो वेक्टर पे, और
3 1 नहीं, सॉरी, 3 2, और यहाँ 3 2 अल्फा 2 को क्या मैप करेगी? अब बीटा 3। ओके, इस तरीके से मैंने 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट किए। ओके, अब मैं क्या प्रूफ करूंगा कि ये जो 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये बेसिस बनाएगी इस वेक्टर स्पेस के लिए। ओके, किस तरीके से बनाएगी चलो देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि कोई भी इसमें मैं क्या लूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लूं, तो उसको स्पेन करना चाहिए ना, सम स्केलर में सम लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो कोई भी मैंने इसमें से अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, ओके, तो वो किस तरीके से होगी, अल्फा 1 पे कोई ना कोई इमेज होगी ना इसकी, और अल्फा 2 पे भी कोई ना कोई इमेज होगी इसकी। ओके, और क्योंकि बेसिस के ऊपर इमेज गिवन है तो पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी यूनिकली इस तरीके से डिटरमाइन की जा सकती है, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था सब कुछ। ओके, अब क्योंकि W1 T हमारी कहां से कहां है, V to W है ना, और तो यानी कि W1 कहां का वेक्टर होगा, W का, और W का बेसिस क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो इसके सम लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया बीटा 1 के। मैं इसको इससे डिनोट कर रहा हूं। ओके, ठीक है, सम लीनियर कॉम्बिनेशन होगा W1 का। ओके, और इसी तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, प्लस ए 2 2 बीटा 2 प्लस ए 3 2 बीटा 3। ओके, W2 भी क्योंकि W का वेक्टर है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ये बात यहां तक क्लियर है ना आपको? ओके, चलो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो टी है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, तो वो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? देखो यहां अल्फा 1 जब मैं टी में पुट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, बीटा 1 आना चाहिए, बीटा 2 आना चाहिए, और यहाँ बीटा 3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर लेता हूँ टी को, देखो A11 E11 और A12, और सॉरी E21 E21 प्लस A31 और E31। ओके, जब अब सॉरी अब इसमें जब अल्फा 1 आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां भी अल्फा 1 आप पुट करोगे ना, सॉरी अल्फा 1 ना, अब E11 अल्फा 1 को कहां मैप कर रहा है, बीटा 1 पे ना, तो ये मेरा सेम आ रहा है ना जिस तरीके से, और ये किस पे मैप करेगा, A21 अल्फा 1 को कहां मैप कर रहा है, बीटा 2 पे, और ये कहां पे मैप करेगा, बीटा 3 पे। तो जिस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्ट किया उसका रीजन ये है। ठीक है, अब अल्फा 1 पे मेरे ये सेम वेक्टर आ गया जो यहाँ आना चाहिए था अल्फा 1 के ऊपर। ओके, यहां तक क्लियर है ना आपको? ठीक है, अब देखो अगर मुझे अल्फा 2 पे मैप चाहिए, अब अल्फा 2 मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या वेक्टर आना चाहिए, ये वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, अब जब इसमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं ये पुट करता हूं तो यहां क्या आएगा मेरे पास, A11 E11 अल्फा 2 प्लस A21, ठीक, और क्योंकि ये सारे की सारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो अल्फा 2 को कहां मैप कर रही है, जीरो पे, तो यहां क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। बट मुझे चाहिए क्या था, ये चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि ये जो टी है वो इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, बट अगर मैं यहां क्या करता हूं, इसमें ये पुट ऐड कर देता हूं, ये वाली टर्म भी, A12 E12 प्लस A22 E22 प्लस A32 E32। ओके, जब इसमें आपने अल्फा 1 पुट किया, यहाँ अल्फा 1 पुट करोगे, इसमें अल्फा 1 पुट करो, इसमें अल्फा 1 पुट करोगे, तो मैंने जिस तरीके से इनको डिफाइन किया हुआ है वो सभी अल्फा 1 को किस पे मैप करेगी, जीरो पे मैप करेगी ना। यहाँ देखो अल्फा 1 को जीरो पे, यहाँ पे अल्फा 1 को जीरो पे, तो रीजन यही था इस तरीके से करना। तो ये जीरो पे मैप करेगा तो ये फिर जीरो जीरो आ जाएगा ना, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, तो ये सेम वेक्टर आ गया ना मेरा।
बट इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब यहाँ ये 0 आया था ना मेरा अल्फा 2 पुट करने पे, ये अल्फा 2 पुट करने पे हमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ओके, यहाँ जब अल्फा 2 इसमें पुट करोगे तो ये क्या आएगा, A12 और E12 अल्फा 2 को कहाँ मैप कर रही है, बीटा 1 पे ना, तो आ जाएगा बीटा 1 प्लस सेम तरीके से ये क्या आ जाएगा, A22 बीटा 2 प्लस A32 बीटा 3। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा 1 पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्री कर रही है और अल्फा 2 पर भी ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एग्री कर रही है, यानी पूरे वेक्टर स्पेस पे ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये जो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया ना, इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के। ओके, और मैंने टी को क्या लिया था, कोई एर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली थी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो रही है। ओके, ये बात क्लियर है। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्ट किया। तो हर एक वेक्टर के लिए यहां मैंने हर एक, यहां देखो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कंस्ट्रक्ट किया, वो किससे कंस्ट्रक्ट किया, अल्फा 1 और बीटा 1 से। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कंस्ट्रक्ट किया वो किससे किया, अल्फा 1 और बीटा 2 से। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट किया वो किससे किया, अल्फा 1 और बीटा 3 से। फिर यहां मैंने जो कंस्ट्रक्ट की वो किससे की, अल्फा 2 और बीटा 1 से। यहाँ की अल्फा 2 और बीटा 2 से, और यहाँ अल्फा 2 और बीटा 3 से। तो इस तरीके से हर एक इसके बेसिस के वेक्टर के लिए और हर एक इस बेसिस के वेक्टर के लिए मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट किए। तो इस तरीके से मेरे पास जितने इसमें एलिमेंट होंगे इनटू जितने इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी ना, उतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो यहां से इस तरीके की अमन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इन जनरल फॉर डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू अन एंड डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू अम। ओके, ये आइडिया समझाया प्रूफ का। तुम्हें भी ना। ओके, चलो अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहां मैंने डिफाइन किस तरीके से किया, पहले इसको समझते हैं। हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन जनरल मुझे डिफाइन करना है ना, इस तरीके से मैं एक एक करके तो डिफाइन करने से रहा। ओके, तो इन जनरल इसको समझो। जब E21 को मैंने डिफाइन किया अल्फा 1 के ऊपर, तो ये जो 1 था, ये जो इंडेक्सिस है वो किस पे मैप कर रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये किस पे मैप कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स है बीटा 2 पर। ओके, और इस तरीके से ये दोनों इक्वल है, और यहाँ ये किस पे मैप कर रहा है, फिर बीटा 3 पे। और यहाँ ये इक्वल नहीं है तो 0 पे मैप कर रहा है। जब ये इंडेक्स और ये इंडेक्स इक्वल नहीं है तब 0 पे मैप कर रहा है, और इक्वल है तो ये जो इंडेक्स है उस बीटा, मान लो कि ये आई इंडेक्स है तो बीटा आई पे मैप कर रहा है। इस तरीके से हमने जनरल वो कंस्ट्रक्ट किया है इस तरीके से। ओके, आप एक एक करके इस तरीके से डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, मतलब दो तीन डिफाइन करके आप इन जनरल बोल सकते हो कि इस तरीके से मैंने डिफाइन किए। ओके, बट आपको प्रूफ करने में फिर काफी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को समझिए कि किस तरीके से इन जनरल इनसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप ई पी क्यू डिफाइन करोगे और अल्फा जे पे डिफाइन कर रहे हो, तो जब देखो पी और जे इक्वल नहीं है, ये इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स जिसमें इक्वल नहीं है उसमें क्या हो रहा है, इनमें देखो इक्वल नहीं है तो 0 पे जा रहा है ना, कोई भी देख लो आप 0 पे जा रहा है ना, तो इसीलिए मैं इसको क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 0 डिफाइन करूंगा अगर Q नॉट इक्वल टू जे है। ओके, और जब Q इज इक्वल टू जे होता है तो मेरा किस में मैप कर रहा है, बीटा P पर। ये इन जनरल इसके नोटेशंस में यूज कर रहा हूँ। ओके, ये समझाने के लिए था आपको, अब ये इन जनरल मैं यूज करूंगा। इस तरीके से हम अमन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये बात समझाई। ओके, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन फोर, पहले लिख देते हैं
और आम के बीच में, और जो क्यू है वो अन के बीच में। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पी क्यू फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बाय। पहले इसके बेसिस लिख लेना आप, ठीक है? मैं खुद लिख देता हूँ, चलो। लेट बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n एंड वी एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, देन फिर इसके बाद में हम ये डिफाइन कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? ई पी क्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मैंने जनरल नोटेशन बताई थी ना, अल्फा जे के ऊपर क्या है? अगर Q और J नॉट इक्वल टू है, इक्वल नहीं है, तो क्या है, जीरो वेक्टर पे मैप करेगी। और Q और J अगर हमारे पास इक्वल है तो बीटा P पर मैप करेगी। ओके, ये बात क्लियर है? और यहां देखो आप, अल्फा जे, और यहां मैं ये भी लिख देता हूँ, जे किस किस के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 कितने हमारे पास, अन है ना, तो जे अन के बीच में लाइज करेगा। ओके, और ये पी देखो, पी किसका इंडेक्स है बेटा, पी, यहाँ पी है ना, तो ये पी कितने हैं हमारे पास, बीटा 1 बीटा 2 बीटा अम है ना, तो हमारा पी किस किस के बीच में है, 1 और अम के बीच में, इसलिए मैंने चूज किया। ओके, और क्यू को मैंने अन के बीच में इसलिए चूज किया क्योंकि ये देखो, जे किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब जे किसका 1 और अन के बीच में ना, तो क्यू भी किसके होना चाहिए, 1 और अन के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये कितनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी इनके लिए, अमन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो जाएगी ना, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने वहां फॉर पर्टिकुलर केस के लिए डिफाइन की थी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगी, अमन इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो गई। ओके, वो ऊपर जो मैंने समझाने के लिए जस्ट यूज किया था। ओके, अब आपको इन जनरल किसी भी प्रूफ को आपको इन जनरल नोटेशंस में प्रूफ करना है तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो अगर आप इन जनरल इस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, काफी डिफिकल्टी भी होगी अगर आप प्रूफ कर भी पाओगे तो। ठीक है, तो वो प्रूफ होगा वो अच्छे मैनर में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। चलिए, इसके और भी प्रूफ है, अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लेंगे वेक्टर स्पेसेस के बीच में। ठीक है, तो वहां हम प्रूफ करेंगे कि दो, अगर आइसोमॉर्फिक है दो वेक्टर स्पेस, तो उनकी डायमेंशन सेम होती है। और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो वेक्टर स्पेस है हमारा एलवीडब्ल्यू, वो किस, ये जो वेक्टर स्पेस एलवीडब्ल्यू, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, हम क्रॉस अन जो वेक्टर स्पेस है ओवरफिल्ड ये मैट्रिक्स का, इसके आइसोमॉर्फिक होता है। और इसकी डायमेंशन हमें पता है ना, क्योंकि इसका तो बेसिस भी हमें पता है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, अमन होती है ना। तो वहां से भी इसका अल्टरनेटिव प्रूफ हम सीखेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप ये इनको सीखो कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस कंस्ट्रक्ट हो रहा है इस वेक्टर स्पेस के लिए। ओके, चलो, अब मैं क्या काम करता हूं, वी क्लेम दैट गामा इज इक्वल टू, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, या बिलोंग टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बिलोंग टू एल वी डब्ल्यू, और पी किसके बीच में है, अम के बीच में है, और क्यू किसके बीच में है, अन के बीच में। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, बेसिस बनेगा इसके लिए, इज ए बेसिस फॉर एल वी डब्ल्यू। ओके, और अगर मुझे इसको बेसिस प्रूफ करना है तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना है, दो चीजें प्रूफ करनी है। क्या, एक तो इसका हर एक वेक्टर यानी कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, और सेकंड वन मुझे क्या प्रूफ करना है
कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं, अब इनको मैं वेक्टर्स बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इसके, इस वेक्टर स्पेस के। ओके, तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये क्या होगा, एक अलाई वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सेट है मेरा, अलाई सेट ऑफ वेक्टर्स है। ओके, तो ये दो अगर चीज प्रूफ कर देता हूँ तो बेसिस प्रूफ हो जाएगा ना, बेसिस की यही डेफिनेशन थी। ओके, तो चलो पहले हम आर्बिट्रेरी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। लेट t बिलोंग टू अल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसकी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के जो अल्फा जो बेसिस है हमारा v का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इमेज होगी। लेट सच दैट टी अल्फा जो आई लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू आई के इक्वल। ओके, फॉर सम, फॉर ईच आई अन के बीच में, एंड डब्ल्यू आई कहाँ होगा हमारा, डब्ल्यू के अंदर। ओके, इस तरीके से होगा ना हमारी, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा n के जो बेसिस हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इमेज होगी इसकी। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि अल्फा वन पे इसकी इमेज डब्ल्यू वन है, अल्फा टू पे डब्ल्यू टू है। ओके, और क्योंकि ये हर एक डब्ल्यू आई क्या है, डब्ल्यू के वेक्टर है ना, तो डब्ल्यू का बेसिस क्या है हमारे पास, ये है ना, बीटा डैश। सिंस इनके बीच में होगा, तो टी जो अल्फा आई है और जो डब्ल्यू आई की इक्वल है, इनकी सम, मतलब यहाँ मैं जे भी यूज कर सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ये सम लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ना इन बेसिस के। ओके, तो डब्ल्यू आई को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए वन आई बीटा वन प्लस ए, सॉरी, ए टू आई बीटा टू प्लस ए थ्री आई बीटा थ्री प्लस प्लस प्लस, और ए यहाँ लास्ट क्या आएगा, आमा ही आएगा ना, और बीटा। ठीक है, फॉर सम, ये ए जो जे आई आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ मुझे थोड़ी एज ये थोड़ा मैट्रिक्स का वो हो रहा है ना, मैं इसको अच्छे से राइट कर देता हूँ, फिर ए आई की जगह जे ले लेते हैं। ओके, यहाँ भी आई की जगह जे ले लेते हैं, ताकि अच्छे से राइट हो, ताकि अच्छे से दिखे ए आई जे इस टाइप से, क्योंकि हम ए आई जे से ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं ना किसी एंट्री को। तो यहाँ आ जाएगा जे, यहाँ वन जे, टू जे। ओके, तो यहाँ ए आई जे कहाँ से आ रही है हमारी, फील्ड से आ रहे हैं, स्केलर्स है ना, और आई कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रहे हैं, ये जो ए जो फर्स्ट इंडेक्स है वो अंत तक वेरी कर रहे हैं ना। ओके, ये बात क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। ओके, प्रूफ को अच्छे से राइट करना भी आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें तो आप कर सकते हो, बट कहीं इंस्टीट्यूट में आप हायर मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे, तब तो आपको इस तरीके से प्रूफ राइटिंग आना चाहिए। अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो पीएचडी में, तो अच्छे से प्रूफ आने चाहिए लिखने। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने भी छोटी छोटी मिस्टेक कर दी प्रूफ लिखने में, तो क्या होगा कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, उसको वेरीफाई होने में 1 साल लग जाता है, और वो सिर्फ आपकी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण रिजेक्ट हो जाए,
तो वो 1 साल का जो वेट है वो पता है ना? ओके? तो प्रूफ राइटिंग एक-एक अच्छे से चीज़ आनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझा सकें। ओके? चलिए, तो इसको मैं और किस अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ? अल्फा जे इज़ इक्वल टू डब्ल्यू-जे इज़ इक्वल टू सिग्मा और ये क्या आ जा रहा है? यहाँ P लिख सकते हैं। P इज़ इक्वल टू m टू j और AP इज़ जे और बीटा P। ओके? ये राइट कर सकता हूँ मैं? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके? P की जगह आप I का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P का जस्ट मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ जब मैं इसको आगे यूज़ करूँगा, तब ये इस फॉर्म में दिखना चाहिए सब कुछ हमारा EPQ, PQ टाइप में, ताकि सब कुछ ये जो नोटेशंस हैं इनको समझना ईज़ी हो। ओके? चलिए, अब मैं क्या क्लेम करता हूँ? अब क्योंकि मुझे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ना इनको, तो मैं क्या क्लेम करता हूँ? वी क्लेम दैट जो मेरा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरीके से होगी? P is equal to 1 to m, Q is equal to 1 to n और APQ, EPQ। ओके? तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं ये क्लेम प्रूफ कर देता हूँ, तो ये जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये किसके इक्वल आ गई? लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गई ना इनके EPQ के। देन वी आर डन। ओके? चलो, अब अपने क्लेम को प्रूफ करना है, तो अगर मैं बेसिस के ऊपर इन दोनों ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सभी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका समेशन भी क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके? तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो टी वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए अगर मैं बेसिस के ऊपर दोनों को इक्वल प्रूफ कर देता हूं, तो पूरे वेक्टर स्पेस पे इक्वल हो जाएंगे ना ये। ओके? तो लेट इसको मान लो कि आप यू है, या फिर डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो। चलो डायरेक्ट शुरू करते हैं नाउ। फॉर ईच वे बिटवीन n अल्फा जे किसके इक्वल होगा? अब देखो EPQ अल्फा जे है, हमने किस तरीके से इस तरीके से डिफाइन किया ना, जब तक ये जो Q है, ये जो Q है, जब तक J के इक्वल ना हो जाए तब तक ये 0 रहेगा ना। तो यानी कि इसमें जब तक ये Q, चलो मैं इसको थोड़ा और ओपन कर लेता हूं अच्छे से समझाने के लिए, और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? AP1 EP1 और अल्फा जे प्लस AP2 और EP2 अल्फा जे, और इस तरीके से कहां तक चलेगा? प्लस समेशन अन तक है ना हमारा, तो AP1 EP1 और अल्फा जे। ओके? तो ये किसके इक्वल आएगा? P इज इक्वल टू 1 टू m। तो अब ये देखो, जब तक ये दोनों इंडेक्स सेम नहीं हो जाते, ये सारे 0 पे मैप करेंगे ना। ओके? तो यानी कि ये इंडेक्स कब सेम होगा? जब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AP और ये J के इक्वल होगा तब ना, APJ और यहाँ क्या आएगा? EPJ और अल्फा जे, क्योंकि बाकी सभी तो 0 पे मैप करेंगे। ये बात क्लियर है ना? बाकी जो ये हैं वेक्टर्स, अगर 1 नॉट इक्वल टू j है तो ये 0 वेक्टर पे मैप कर रहा है हमारा, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया, तो ये 0 टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ही टर्म बचेगी इस समेशन में। तो ये किसके इक्वल आएगी एक्चुअल में? APJ। और ये किसके इक्वल डिफाइन किया हुआ हमने? जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो बीटा पी के ना, बीटा पी। ओके? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो ये किसके इक्वल है? यहां देखो, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है? यही टर्म है ना, सेम टर्म एट टी अल्फा जे। ओके? इसको मैं नाम दे देता हूं 2।
या 1। तो ये किसके इक्वल आएगा? T8 अल्फा बाय। ओके, तो यानी कि ये दोनों ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेटर है, हर एक बेसिस एलिमेंट पे एग्री कर रहे हैं ना, तो यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिंस चलो मैं लिख लेता हूँ। टी अल्फा जे किसके इक्वल आ गया? ठीक है, और एंड ये है पूरे बेसिस पूरे वेक्टर स्पेस पे इक्वल हो जाएंगे ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो टी किस में बिलोंग कर गए? स्पेन ऑफ बीटा में ना। सॉरी, गामा। ओके, तो गामा का स्पेन क्या हो गया हमारे पास? जो स्पेन करने के बाद आता है ये क्या आ गया? पूरा वेक्टर स्पेस आ गया ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मेरा जस्ट एक छोटा सा वो रह गया है। वो क्या रह गया? इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना, इस गामा को, ये जो हमारा सेट है। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे सेट, कैसे प्रूफ करते हैं? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं इन सभी वेक्टर्स का और इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना। ओ, चलो मैं इसको राइट कर, कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, या डायरेक्ट लिख देते, कंसीडर फॉर सम और P कहाँ से है? M के बीच में है, और Q किसके बीच में है? इनके बीच में है। क्या कंसीडर कर रहा हूँ? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन P इक्वल टू 1 to M, Q इज इक्वल टू 1 to N, A P Q एंड E इज इक्वल टू 0। इस तरफ 0 का मतलब ये नहीं है कि ये 0 वो है V या W का वेक्टर है, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिलोंग टू एल वी डब्ल्यू। ओके, तो 0 वेक्टर कौन सा है? इस स्पेस का 0 वेक्टर क्या था? 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो यानी कि इसमें कुछ भी पुट करोगे वो 0 वेक्टर आएगा W का। ओके, ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ये एक 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सारे स्केलर्स हैं ये क्या होंगे? 0 होंगे। तब प्रूव हो जाएगा ना कि ईपी क्यू हमारा क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, तो इसको मुझे अगर ये प्रूफ करना है तो ये 0 वेक्टर के इक्वल है, यानी कि हर एक बेसिस एलिमेंट पर भी ये क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। वी हैव फॉर ईच जे हर एक बेसिस एलिमेंट पर क्या होगा? जब इसमें पुट करूंगा मैं 0 अल्फा जे, तो ये किस पे जाएगा? 0 वेक्टर पे ना। ओके, अब जो मैंने जिस तरीके से मैंने ऊपर प्रूफ किया है यहाँ, कहाँ प्रूफ किया है? ये क्या सेम क्वांटिटी है? सॉरी, ये क्वांटिटी नहीं है, ये है ना, ये सेम। ओके, जो मेरे नीचे जो टर्म आई है 0 के इक्वल, जो मेरी टर्म है वो ये है ना। ओके, तो इसको, ये किसके इक्वल आई है हमारी? इसके इक्वल ना, इस टर्म के इक्वल। तो इस टर्म के इक्वल आई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ?
इसको मैं इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ, ओके। बाई सेकंड सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 टू ए पी सॉरी ए पी जे, और क्या है तुम्हारा बीटा पी ना, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना, ओके। और क्योंकि बीटा वन सिंस बीटा वन बीटा टू बीटा is set of Lie vectors, we have, क्या हो जाएगा यहाँ से, हर एक एपीजी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 4। और ये हर एक जे के लिए ना, देखो स्टार्टिंग में लिखा था फॉर ईच जे, ओके। एंड ओके, यानी कि मेरे सारे के सारे जो ये थे स्केलर्स थे, वो किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल, यानी कि मेरा गामा जो सेट है वो क्या हो जाएगा, अलग। ओके, और ये क्योंकि स्पेन भी कर रहे हैं, एंड सिंस ओके, ये बेसिस हो जाएगा। बट इसमें कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे गामा के अंदर, पी वन और एम के बीच में था, क्यू वन के बीच में था, तो टोटल कितने नंबर हो गए, इसमें कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अमन है ना, गामा है transformations, we have dimension of LVW इसके इक्वल हो गई अमन के, hence the proof। ये प्रूफ समझ आया ना, ये वाला प्रूफ तुम्हें भी ना, ओके। चलिए, इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर ली हमने, और ये वेक्टर स्पेस बनता है इसके बारे में बात कर ली। Sum of linear transformation is linear transformation, and a linear transformation obtained by some scalar multiplication, वो भी क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओके। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो कंपोजिशन है टू लीनियर लीनियर ट्रांस सॉरी जो कंपोजिशन है टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो भी क्या होगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओके। अब वो प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको मैं थ्योरम, ये कौन सी थ्योरम थी हमारी, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ थी, फोर्थ। तो लेट टी वी टू डब्ल्यू एंड यू है, वो डब्ल्यू टू जेड है, ओके। वेयर वी डब्ल्यू एंड जेड आर वेक्टर स्पेसेस, ओके। मैं ऊपर भी ये लिख देता हूँ स्टार्टिंग में, वी डब्ल्यू, चलो कोई बाद में मैं वी डब्ल्यू को मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन where V, W and Z are vector spaces over same field,
तीनों आपके ऊपर ही वेक्टर स्पेस है। ओके, देन द फंक्शन कंपोजिशन क्या होगी? देखो, टी कहां से कहां जा रहा है? वी टू डब्ल्यू, और यू कहां जा रहा है? जेड तक। ओके, तो यहां कोई पुट करोगे आप, वो इसमें टी डब्ल्यू आएगा। ओके, फिर आप u में ये वेक्टर, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो इमेज होगी ना u के अंदर, तो u के अंदर इसकी कुछ ना कुछ इमेज होगी, तो ये पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? u t w। ठीक है, इससे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इससे डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी कंपोजिशन हो जाएगी। देन द फंक्शन u t फ्रॉम v टू z डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया मैंने? u t जो अल्फा पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? u t अल्फा। ओके, कैसे? ये वेल डिफाइंड मैप है ना। कैसे? कि देखो, जब अल्फा मैं पुट करूंगा टी के अंदर, तो टी अल्फा कहां जाएगा? डब्ल्यू में, और यू हमारी कहां से कहां तक है? डब्ल्यू से जेड तक। तो ये जो टी अल्फा है डब्ल्यू के अंदर है, तो इसकी कुछ ना कुछ इमेज होगी ना यू के अंदर, तो वो किस में जाएगी? जेड के अंदर। ओके, तो यू टी जो हमारा ये फंक्शन है, वो कहां से कहां डिफाइन होगा? वी से जेड। ये समझाया ना आपको कंपोजिशन? ओके, ये भी क्या आती है? इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो प्रूफ करना सेम जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करते हैं। किस तरीके से प्रूफ करेंगे? लेट C belong to field and alpha beta belong to V are arbitrary. Then क्या होगा? ut C अल्फा प्लस बीटा। इसको प्रूफ करना है ना हमें, तो ये क्या आएगा? किस तरीके से डिफाइन किया मैंने? ये कैसे ओपन होगा? t सॉरी, C अल्फा प्लस बीटा से ना। ओके, जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया है, और क्योंकि t क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? C t अल्फा प्लस t बीटा। ओके, और क्योंकि u क्या है मेरे पास? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और ये क्या है? स्केलर है, और ये दो वेक्टर है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा? u t अल्फा प्लस u t बीटा। ओके, और ये किसके इक्वल था? हमने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? देखो, इसके इक्वल है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? c u t अल्फा प्लस u t बीटा। ये बात क्लियर है ना? एंड दैट इज ut is a linear transformation. ओके, ये बात समझाई ना किस तरीके से? काफी इजी प्रूफ है ये तो। मतलब आपको, मतलब जिस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करते हैं, जस्ट उसी का यूज किया। ओके, फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, वी टू जेड। ओके, अब चलो एग्जांपल कर लेते हैं इसका कुछ। पोज एग्जांपल, एग्जांपल किस तरीके से कर सकते हैं? लेट टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अन क्रॉस वन टू, इससे डिनोट नहीं करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं ना, तो मैं इससे डिनोट कर लेता हूँ। अन क्रॉस वन और फील्ड ऑफ टू क्रॉस वन और फील्ड ऑफ बाय लेट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
डिफाइंड बाय टी जो एक्स को मैप कर रही है वो ए एक्स पे मैप कर रही है, वह ए इज एन हम क्रॉस एन फिक्स्ड मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। हालांकि इसको पहले लिखना चाहिए था इसमें, बट कोई बात नहीं। ओके, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। कल जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्रूफ किया था ना ये, कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, लेट टी चलो हमारी डिफाइन हो चुकी है। अब एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू लेते हैं। लेट बी इज एन एम क्वेश्चन है, अब पी क्वेश्चन। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट यू का है हमारा, इससे नहीं डिफाइन करना। एम क्रॉस वन ओवर एफ टू, कहाँ से कहाँ तक है, एम और पी क्रॉस वन ओवर एफ। ये भी एक लीनियर, लेट यू डिफाइन बाय के सेम तरीके से डिफाइन कर दें। इज ओके, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना। ये हम कल के लेक्चर में जब हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें ये हमने कंसीडर किया था एक एग्जांपल। ओके, अब देखो टी हमारी कहाँ से कहाँ आता है, जो अन क्रॉस वन की जो मैट्रिक्स का जो स्पेस होता है वहां से लेके अन क्रॉस वन का जो मैट्रिक्स का स्पेस होता है वहां तक। ओके, और यू कहाँ से कहाँ तक है, अन क्रॉस वन के स्पेस से लेके अन पी क्रॉस वन की जो मैट्रिसेस का स्पेसिस होता है वहां तक। तो ये दोनों का सेम है ना, इसमें भी हमें सेम चाहिए था, टी वी टू डब्ल्यू और यू डब्ल्यू टू जेड। तो ये दोनों सेम थे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ओके, तो मैं यूटी जो हमारी कंपोजिशन फंक्शन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बनती है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना यहाँ। ओके, नाउ द कंपोजिशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूटी कहाँ से कहाँ तक होगी, हम क्रॉस पी क्रॉस वन और एफ तक होगी ना, इस गिवन बाय। किस तरीके से आएगी, ये क्या होगी फिर, किस तरीके से डिफाइन किया था हमने, यू टी एक्स किस तरीके से होगी, यू टी एक्स। ओके, इस तरीके से डिफाइन किया था ना हमने कंपोजिशन। तो यू टी एक्स हमारा क्या है, ए एक्स है ना। ओके, और यू ए एक्स को कहाँ मैप करेगी, बी एक्स पे। ओके, तो बी ए एक्स पे, और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करती है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी। ओके, ये बात क्लियर है ना। ओके, तो हमारी जो कंपोजिशन होगी इन दोनों दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो किसके इक्वल दिखेगी, यूटी किसके इक्वल आएगी, बी ए एक्स। यानी कि ये जिस फॉर्म की थी उसी फॉर्म की हमारी क्या है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ओके, आप ध्यान से देखोगे तो बी ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी हमारी, ए कितने, बी कितने क्रॉस कितने की थी, पी क्रॉस एम की थी ना, और ए कितने क्रॉस कितनी थी, एम क्रॉस एन की। तो बी ए कितने क्रॉस कितने की होनी चाहिए, पी क्रॉस एन की। ठीक है, तो ये पी क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ओके, ये बात क्लियर है ना, ये जिस तरीके से हमने एग्जांपल वो किया। ओके, अब चलो मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देने का प्रयास करना। क्या इन जनरल, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओ,
कि कंपोजिशन ऑफ उससे पहले ये सेम उसके ऊपर होनी चाहिए। पहले ये कंडीशन होनी चाहिए इससे उसको इसको पूछने से पहले। तो चलो मैं एक बार इसको वो करता हूँ। अगर सपोज करो अब आपके पास लीनियर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? नाउ सपोज you have two linear operators u and v2 लीनियर ऑपरेटर यानी सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर जो वेक्टर स्पेस पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम लीनियर ऑपरेटर्स बोलते हैं ना। देन ut एंड tu दोनों डिफाइन हो जाएंगे ना, क्योंकि t कहां से कहां तक है, v से v तक है और u भी v से v तक है, तो दोनों कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगी ना, ut एंड tu। ओके, आर बोथ well defined composition। ओके, और अगर आप u को t के इक्वल ही ले लें तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा ना। तो लेट डिनोट फॉर t इज इक्वल टू u टेक gt किसको किससे डिनोट करूं, ओके t स्क्वायर से डिनोट करेंगे हम। ओके, एंड सिमिलरली दैट इज t स्क्वायर किसके इक्वल होगा, tt। ओके, सिमिलरली वी कैन डिफाइन रिपीटेड कंपोजिशन, क्योंकि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम v टू v, तो t क्यूब क्या होगी, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक। ओके, तो इस तरीके से रिपीटेड ठीक है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर हमारे टी जीरो मैप नहीं है, देन टी जीरो को हम किससे डिनोट करेंगे, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, ये हमारी यूजुअल नोटेशंस होगी जो हम इन फ्यूचर यूज करेंगे बार बार। ओके, तो जस्ट मैंने डिफाइन किया। अब यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेट यू एंड टी इज इट ट्रू ut is equal to tu in general। क्या ut जो कंपोजिशन होगी, जो tu जो कंपोजिशन होगी, क्या वो हमेशा इक्वल होंगी, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या ये हमेशा इक्वल होंगी? आई थिंक नहीं। कोई एग्जांपल सोच सकते हो, जितना अभी तक हमने पढ़ा है।
मैट्रिक्स की हेल्प से तो काफ़ी ईज़िली सोचा जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इन जनरल जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, उस तरीके से सोचें। क्योंकि क्योंकि हमें पता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज़, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ कर लें और बी के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ कर लें। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक तो यहीं से सोच सकते हैं ना कि यहाँ सभी को क्या ले लो आप अनक्रॉस अनक्रॉस 1, अनक्रॉस 1, अनक्रॉस 1 ले लो, P और इन सबको 1 ले लो, ठीक है? चलो इसकी हेल्प मतलब इसकी हेल्प से सोच सकते हैं, ओके? ऑर्डर सेम ना लें तो ऑर्डर सेम नहीं, ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा क्योंकि TU इक्वल टू UT डिफाइन करना होगा ना, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा TU इक्वल टू UT, ठीक है? चलो एग्जांपल चलो लेते हैं, ये लेते हैं। आंसर लिख देता हूँ मैं। नो। लेट V हमारा क्या है? स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड F। और क्योंकि हमें एग्जांपल ही देना है तो मैं R कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, ये वेक्टर स्पेस होता है, हमें पता है। एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था ना? फर्स्ट लेक्चर में कल डिफाइन किया था ना हमने? D ऑफ x जब अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ऑफ x x के इक्वल, ओके, ऑफ x बिलोंग टू Rx। ओके, ये हमने पहले देख चुके हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ओके? एंड U कैसे डिफाइन करोगे? U ऑफ किस पे मैप करेगा? x ऑफ x पे, x से मल्टीप्लाई कर दिया fx को, ठीक है? ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो कि U क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इसको एक्सरसाइज लिख, ओके? चलिए, अब मैं क्या प्रूफ करूंगा कि DU नॉट इक्वल टू होगी UD के, ओके? और अगर दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे अगर इक्वल नहीं शो करना है तो कम से कम अगर एक पॉलिनोमियल यानी कि इसके एक एलिमेंट पर अगर दोनों की इमेज इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं ना कि दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम नहीं है, ओके? ठीक है, हियर चलो पहले ये देखो DU क्या आएगी हमारे पास? 8 ऑफ x क्या आएगी? इसको ओपन करेंगे U ऑफ x और ये किसके इक्वल होगा? x ऑफ x के ना, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? रियल एनालिसिस से x एस टी एफ डैश x प्लस और x का 1 एफ एक्स एस टी, थैंक्स टू एनालिसिस, ओके? ये हो जाएगा ना हमारा ऑपरेटर। एंड ये क्या आएगा? UD एफ को कहाँ मैप करेगा?
यू ये क्या आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? एफ डेस एक्स ना, और ये किसके इक्वल आएगा? एक्स एफ डेस। ओके, क्या ये दोनों इक्वल होंगे हर एक एफ एक्स के लिए? नहीं होंगे ना? क्या चूज करूं? चूज एफ एक्स को एक्स चूज कर लो, देन डी यू एट एक्स, मतलब एक्स के ऊपर इसकी इमेज निकालने का प्रयास करोगे तो क्या आएगा? और अलग अलग रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या आएगा फिर? मैं इसको अब ही यूज कर लेता हूँ, एट इमेज। तो ये किसके इक्वल आएगा इससे? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? वन ना, एक्स प्लस और एफ एक्स क्या है? एक्स, तो यानी टू एक्स। एंड यू डी एफ एट एक्स, ये क्या आएगा? एक्स एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स ना, सिंस ओके, ये बात क्लियर है ना? ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया जिसके अंदर ये दोनों सेम नहीं है। कितना समय हो रहा है? 13 मिनट। तो एक लास्ट रिजल्ट करवा देता हूँ मैं इन कंपोजिशन से रिलेटेड, काफी सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात नहीं। आज का लास्ट रिजल्ट हो गई, ओके। लेट टी यू वन एंड यू टू और linear operators on V, ठीक है। टी यू वन यू टू क्या है? हमारे linear operators है, ओके, फ्रॉम V टू V। एंड देन क्या होगा? जस्ट वन, हाँ, देन आई यू इज इक्वल टू होगा यू आई इज इक्वल टू यू यू वन, where I is identity operator, ओके। सेकंड क्या होगा कि टी, पहले ऐड करो आप इनको यू वन प्लस यू टू को, फिर उनकी कंपोजिशन लो विद टी, तो वो किसके इक्वल होगा? चाहे पहले यू वन की टी के साथ कंपोजिशन लो, फिर उनको ऐड कर दो विद कंपोजिशन ऑफ टी एंड यू टू, ओके, बोथ आर सेम। एंड यू वन प्लस यू टू टी इज इक्वल टू यू वन टी प्लस यू टू टी, ओके। एंड सी क्या होगा? और लास्ट वन होगा सी यू वन यू टू इज इक्वल टू सी यू वन यू टू इज इक्वल टू यू वन सी यू टू फॉर एनी सी बिलोंग टू फील्ड, ओके। ये काफी ट्रिवियल
कुछ वो हैं प्रॉपर्टीज हैं लीनियर ऑपरेटर्स की जो होल्ड होती हैं। ओके, प्रूफ करना काफी इजी है इनको। फर्स्ट वन तो काफी इजी है। फॉर एनी अल्फा बिलोंग टू, क्योंकि मुझे इक्वल शो करना है ना, अल्फा बिलोंग टू वी, वी है, क्या होगा? u1 i क्या आएगा मेरे पास? 8 अल्फा क्या आएगा? u1, और i अल्फा क्या आएगा मेरे पास? i 8 अल्फा। तो i अल्फा क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, तो अल्फा को किस पे मैप करेगा? i अल्फा पे ना। तो u1 अल्फा। ओके, तो हर एक अल्फा के लिए क्या रहा है? u1 अल्फा के इक्वल आ रहा है, दैट इज u1 i इज इक्वल टू u1। ओके, एंड सिमिलरली i u1 इज इक्वल टू u1। ओके, ये काफी सिंपल था। और मैं एक बी पार्ट और प्रूफ कर देता हूँ, सी पार्ट आप एक्सरसाइज के लिए छोड़ देंगे। और किसके इक्वल आएगा ये? किस तरीके से डिफाइन किया था? u1 अल्फा प्लस u2 अल्फा। ओके, और समेशन ये वेक्टर्स है ना हमारे, u2 अल्फा और u1 अल्फा वेक्टर्स हैं, और t क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ओके, और ये किस तरीके से डिफाइन किया था? कंपोजिशन डिफाइन की थी ना इस तरीके से हमने। ओके, और क्योंकि ये हर एक अल्फा के लिए होल्ड हो रहा है, दैट इज ओके, और सिमिलरली ओके, और सी पार्ट में एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। काफी इजी है, ट्रिवियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ज्यादा मुश्किल नहीं। ओके, काफी इजी प्रूफ है, बस आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि आप जब ऑपरेटर लेते हो और टीम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर के साथ उसकी कंपोजिशन लेते हो, तो u1 के इक्वल ही आता है एक्चुअल में। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, वेक्टर एडिशन, और ये कंपोजिशन है। ओके, और इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये इस तरीके से भी वर्क करता है। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हो आप। यहाँ तक क्लियर है ना आज का लेक्चर? दोनों का ना, गुरमीत? ओके, तो आज का ये लीनियर अलजेब्रा का जो आज का ये लेक्चर है यही समाप्त होता है, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, यही समाप्त करते हैं।